आज के जो टॉपिक है वो एंडोमेट्रियोसिस के बारे में है। क्या यंग खवातीन जिनमें एंडोमेट्रियोसिस की डायग्नोसिस की गई है, क्या उनके लिए सर्जरी ही एक ऑप्शन है? मोस्ट कॉमन सिम्टम खवातीन को होता है वो है पेनफुल पीरियड में बड़ी शदीद दर्द होती है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डॉक्टर शमाइला हनीफ, प्रोफेसर ऑफ ऑब्स्टेट्रिक गायनेकोलॉजी, फातिमा हॉस्पिटल लाहौर। आज के जो टॉपिक है वो एंडोमेट्रियोसिस के बारे में है और हम ये डिस्कस करेंगे क्या यंग खवातीन जिनमें एंडोमेट्रियोसिस की डायग्नोसिस की गई है, क्या उनके लिए सर्जरी ही एक ऑप्शन है या कि क्या हम उनका इलाज मेडिकल ट्रीटमेंट से भी शुरू कर सकते हैं। पहले हम ये बात करते हैं कि एंडोमेट्रियोसिस क्या है। एंडोमेट्रियोसिस एक ऐसी कंडीशन है जिसमें यूट्रस की इनर लाइनिंग, जिसको हम एंडोमेट्रियम कहते हैं, उस तरह के सेल्स यूट्रस के अलावा दूसरी जगहों पे भी डिपॉजिट हो जाते हैं, यानी कि ओवरीज, ट्यूब्स और इंटेस्टाइन या मसाने के ऊपर, और वो फिर ओवेरियन हार्मोन्स को रिस्पॉन्ड करते हैं। वहाँ ब्लड कलेक्शन होने लग जाता है, सिस्ट फॉर्मेशन होने लग जाती है और दीगर सिम्टम्स खातून को होने लग जाते हैं। जो मोस्ट कॉमन सिम्टम खवातीन को होता है वो है पेनफुल पीरियड में बड़ी शदीद दर्द होती है। पीरियड आने से 2-3 दिन पहले ही दर्द शुरू हो जाती है। पीरियड के दौरान बहुत ज़्यादा दर्द तेज हो जाती है और फिर आहिस्ता आहिस्ता सबसाइड करती है। इसके साथ अगर मसाना या बड़ी आंत भी इन्वॉल्व है एंडोमेट्रियोसिस की कंडीशन में, तो उस तरह के भी उनके दीगर सिम्टम्स मौजूद होते हैं। जब हम मुआयना करते हैं तो कई दफ़ा पेल्विस, जो लोअर एब्डोमिनल पेट पे जब हम मुआयना करते हैं तो वो कई दफ़ा पेनफुल भी होता है और कई दफ़ा अगर हम इंटरनल मुआयना करें वो भी बड़ा ज़्यादा पेनफुल हो सकता है। अल्ट्रासाउंड जब की जाती है तो उसमें ओवरीज के अंदर ब्लड फिल्ड सिस्ट नजर आती है, जिसको कई दफा उन्होंने एंडोमेट्रियोटिक या चॉकलेट सिस्ट का नाम दिया होता है। तो ये इस तरह हम डायग्नोस करते हैं कि किसी भी यंग खातून को एंडोमेट्रियोसिस जैसी कंडीशन है या नहीं। अब जब भी एंडोमेट्रियोसिस डायग्नोज होता है उसकी ट्रीटमेंट के दो तरीके होते हैं। नंबर 1 इज सर्जरी। सर्जरी हम प्रेफर करते हैं लेप्रोस्कोप के तरीके से, यानी कि दूरबीन के तरीके से या कैमरे के जरिए हम वो जो सिस्ट हैं उनको निकाल दिया जाता है। दूसरी ऑप्शन होती है मेडिकल ट्रीटमेंट, यानी कि हम मेडिकल ट्रीटमेंट शुरू कर दें। ऐसी स्पेशल दवाइयां जो एंडोमेट्रियोसिस को कंट्रोल करती हैं वो हम डायरेक्टली शुरू कर लें और लेप्रोस्कोपिक सर्जरी को बाईपास कर जाएं। कुछ केसेस में हम ऐसे कर सकते हैं, खास तौर पे अगर जो बच्चियां हैं वो यंग हैं, अभी उनकी शादी नहीं हुई, या इवन जिनकी शादी भी हुई है और अभी वो प्रेगनेंसी प्लान नहीं करना चाहती, तो उन कंडीशन में हम उनका इलाज मेडिकल ट्रीटमेंट से शुरू कर देते हैं। अब जो डिफरेंट मेडिकल ट्रीटमेंट्स अवेलेबल है या जो ऑप्शंस हम ऑप्ट करते हैं वो है ऐसे हार्मोन्स हैं जो हम देते हैं जिनका मेन मकसद होता है कि खातून के पीरियड के निज़ाम को ज़रा बंद कर दे, ताकि जब पीरियड का निज़ाम बंद हो जाएगा, ओवरी का काम सप्रेस हो जाएगा, रुक जाएगा, तो ये जो एंडोमेट्रियोसिस जैसी कंडीशन है ये भी कंट्रोल में आ जाती है, ये भी सप्रेस हो जाती है। जो डिफरेंट हार्मोन्स यूज किए जाते हैं वो या तो ईस्ट्रोजन प्रोजेस्ट्रोजन कंबाइन हार्मोन्स होते हैं या प्रोजेस्ट्रोजन जैसे हार्मोन्स होते हैं, जो कि ओरल रूट से भी दे सकते हैं, इंजेक्टेबल फॉर्म से भी दे सकते हैं। कईयों को मायरीना कॉइल के तौर पे भी रखी जा सकती है या कई दफ़ा कईयों को जीएनआरएच एनालॉग्स जैसे इंजेक्शंस भी दिए जा सकते हैं। ये आपके डॉक्टर बेहतर समझते हैं कि आपके लिए कौन सा मेडिकल ट्रीटमेंट, कौन सी टाइप ऑफ मेडिसिन आपके लिए बेहतर है। ये जो मेडिकल ट्रीटमेंट है अब कई महीने हम देते हैं। ये इंपॉर्टेंट चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि कई दफ़ा ये जो पेशेंट्स हमसे पूछते हैं, जी डॉक्टर साहब जब मेडिकल ट्रीटमेंट हम ले लेंगे तो क्या हमारी एंडोमेट्रियोसिस वाली जो कंडीशन है पक्की तौर पे इसकी ट्रीटमेंट हो जाएगा, इलाज हो जाएगा? तो ये जब तक आप मेडिकल ट्रीटमेंट लेते हैं आपकी एंडोमेट्रियोसिस वाली कंडीशन सप्रेस रहती है, ये परमानेंटली क्योर नहीं करती। तो जब मेडिकल ट्रीटमेंट ख़त्म हो जाएगी तो फिर कुछ महीनों में आपकी वही सिम्टम्स, जो अलामात पहले थे, वो वापस आने लग जाएंगे। इसलिए हम यूजुअली रिकमेंड करते हैं कि ये मेडिकल ट्रीटमेंट हम जारी रखते हैं जब तक कोई खातून आगे फर्टिलिटी यानी कि प्रेगनेंसी प्लान नहीं करना चाहती, ताकि उसका डिजीज प्रोसेस रुका रहे। कई केसेस में हमें मेडिकल ट्रीटमेंट रोक के सर्जिकल ट्रीटमेंट पे ऑप्ट करना पड़ता है। वो खवातीन है जिनको ये दवाइयां देने के बावजूद उनकी दर्द की शिद्दत में कोई इतना खास अफाका नहीं हुआ, या उनका मसाना या जो आंतें हैं वो भी एंडोमेट्रियोसिस वाली कंडीशन में इतनी ज़्यादा इन्वॉल्व थे कि उनके मसाने और आंतों के सिम्टम्स, यानी कि पेशाब करते बड़ी तकलीफ होना, स्टूल पास करते हुए बहुत ज़्यादा तकलीफ होना, वो उधर ही रह गई और ये जो मेडिकल ट्रीटमेंट है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। या अगर खातून प्रेग्नेंट होना चाहती है और वो एंडोमेट्रियोसिस की मौजूदगी में कंसीव नहीं कर पाती, वो इनफर्टिलिटी का केस है, उस सूरत में भी हम सर्जिकल ट्रीटमेंट को ऑप्ट करते हैं। या अल्ट्रासाउंड पे बहुत बड़ी एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट है, यानी कि 7-8 सेंटीमीटर या इससे भी बड़ी जो सिस्ट्स हैं वो मौजूद हैं। इन
केसेस में हम मेडिकल ट्रीटमेंट को ऑप्ट नहीं करते और हम सर्जिकल ट्रीटमेंट जो है वो ऑप्ट करते हैं। इसलिए अगर आपको कभी आपके अल्ट्रासाउंड और बाकी आपके सिम्टम्स एंड एग्जामिनेशन पे किसी भी खातून का एंडोमेट्रियोसिस का डायग्नोसिस बना हुआ है, आपने अपने डॉक्टर से डिटेल डिस्कशन करना है कि क्या आपका सर्जिकल ट्रीटमेंट से इम्प्रूवमेंट होएगी या कि आप मेडिकल ट्रीटमेंट डायरेक्टली ऑप्ट कर सकते हैं या नहीं। हम हमेशा ये एज डॉक्टर्स भी एडवाइस करते हैं कि हर पेशेंट को इंडिविजुअल एक इंसान के तौर पे उसकी कंडीशन देख के, उसके सिम्टम्स देख के उनकी ट्रीटमेंट उनके अकॉर्डिंगली हमें प्लान करना चाहिए। ये नहीं कि जिस सबकी एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट है तो सबकी सर्जरी एडवाइस कर लें। इंडिविजुअलाइज्ड मैनेजमेंट बहुत ही ज़रूरी है। किसी एक खातून के लिए मेडिकल मैनेजमेंट जो है वो बेस्ट होगी, उसके बरक्स किसी और खातून के लिए सर्जिकल मैनेजमेंट बेस्ट होगी। आपने अपने डॉक्टर से ये डिटेल में डिस्कस करना है कि क्या आप सर्जरी को बाईपास करते हुए मेडिकल ट्रीटमेंट अपनी एंडोमेट्रियोसिस जैसी कंडीशन के लिए ऑप्ट कर सकते हैं या नहीं।